अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो कि फिर से एक और नया दिन परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए प्रभु के वचन को हम अध्ययन करते जाए। और हरभूषण भाई के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा ताकि प्रभु के दास पे जल्दी ठीक हो जाए। अभी हम इन दिनों में होमिलेटिक्स यानी एक संदेश बनाने के संबंध में और उसको प्रस्तुत करने के संदर्भ में हम अध्ययन करते आ रहे हैं। बीते हुए दिनों के क्लास में हमारे विषय के 4 चरणों को हम देख चुके हैं। शुरुआत के क्लास में हमने देखा कि इसके लिए पूरा 7 चरण होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं कि हम एक संदेश को तैयार करने के लिए। उसके पहले स्टेप में, पहले चरण में पाठ को चुनकर उसका अध्ययन करना, और दूसरा स्टेप में या दूसरा चरण में पाठ का सारांशना या रूपरेखा को पहचानना, और तीसरा कदम में पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव को पहचानना, और चौथा कदम में संदेश के उद्देश्य को बनाना। तो इन 4 कदमों को हम देख चुके हैं और आज हम देखेंगे 5वां कदम से लेकर आज हम अध्ययन करेंगे। जब चौथा कदम संदेश के उद्देश्य को हमने सीखा, वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि इस कदम से लेकर जिस पाठ को हम चुन रहा है वो पाठ जो है एक संदेश का रूप लेते जा रहा है, क्योंकि पहले 3 कदम में हम मात्र ये देख रहे थे पाठ के अंदर क्या है और लेखक ने क्या लिखा है, और उसके अध्ययन करते लेखक के नजरिया से उस पूरे पाठ को हम देख रहे थे। अभी हम बस उस पाठ को एक संदेश का रूप लेते धीरे धीरे जा रहा है। आइए हम देखेंगे 5वां कदम की ओर, 5वां चरण की ओर हम जाएंगे। 5वां चरण है संदेश का केंद्रीय प्रस्ताव या सेंट्रल प्रपोजिशन ऑफ द सर्मन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीएस भी कहता है। सीपीएस यानी सेंट्रल प्रपोजिशन ऑफ द सर्मन, संदेश का केंद्रीय प्रस्ताव। जैसे हमारे तीसरे चरण में हमने ये सीखा था पाठ का केंद्रीय प्रस्ताव, यानी जिस पाठ को हमने चुना उस पाठ का एक केंद्रीय प्रस्ताव होता है। उस रीति से हमारे संदेश को भी एक केंद्रीय प्रस्ताव होने चाहिए, लेकिन हमारे संदेश का केंद्रीय प्रस्ताव और पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव दोनों बिल्कुल अलग नहीं होंगे। जो केंद्रीय प्रस्ताव को पाठ से हमने पहचाना, उसी केंद्रीय प्रस्ताव को हम अभी हमारे जो उद्देश्य, चौथा कदम में हमने जो एक उद्देश्य रखा था, हमारा संदेश के लिए हमने एक उद्देश्य को हमने बनाया, उस उद्देश्य के साथ मिलाते हुए तीसरे कदम के पाठ का जो केंद्रीय प्रस्ताव है, उस केंद्रीय प्रस्ताव को हम उद्देश्य के साथ मिलाते हुए हमारे संदेश का केंद्रीय प्रस्ताव को हम बनाते हैं। यानी हमारे पाठ के जो केंद्रीय प्रस्ताव है उसमें से ज्यादा अंदर नहीं होगा। हमारे पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव जो है उस समय जब लेखक ने लिखा, उन विश्वासियों के नजरिया में या उन विश्वासियों के परिस्थिति को समझते हुए लिखा हुआ था, वो था उनका पाठ का केंद्रीय प्रस्ताव। अभी इस जमाने के विश्वासी के जरूरत के हिसाब से हम हमारा उद्देश्य के द्वारा उसको हम जरा सा हम बदल देते हैं, तब हमारे पाठ के, हमारा संदेश का केंद्रीय प्रस्ताव पर हम आ जाएंगे। इससे पहले का स्लाइड में हम देखें, द लास्ट स्लाइड। या थैंक यू। ओके, देखिएगा हमारे इस संदेश के केंद्रीय प्रस्ताव में
हमें जैसे हमने पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव को देखा, उसी रीति से यहाँ पर भी हमारे प्रस्ताव, हमारे संदेश का मुख्य विषय यानी विषय वस्तु और मुख्य विषय, इन दोनों को हमें पहचानना पड़ेगा। संदेश में केंद्रीय प्रस्ताव को विकसित करने के लिए विषय वस्तु और अपने संदेश के मुख्य विषय को हमें पहचानना जरूरी है। हमें जैसे हमें पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव को पहचानने के लिए हमने उस पाठ का विषय वस्तु और मुख्य विषय को हमने पहचाना, उसी रीति से अभी हमारे संदेश का विषय वस्तु और मुख्य विषय को हमें पहचानना है। यहाँ पर जब हमने पाठ के विषय वस्तु और मुख्य विषय को पहचाना, वहां पर बस पहले से दे रखा था, उसको हमने पहचान लिया है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें खुद को बनाना होगा। वहां पर पहले नहीं दिया गया है, परंतु जो पहले दिया गया है उसमें से हमारे उद्देश्य के, संदेश के उद्देश्य के माध्यम से हमें यहाँ पर बनाना होगा। तो यहाँ पर हमें बनाने के लिए, जैसे विषय वस्तु को बनाने के लिए हम ये सवाल पूछेंगे कि मैं किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं, यानी मुझे अपने से पूछना है। मैं संदेश को बना रहा हूं, इसलिए मुझे मेरे मन में ये विचार होना चाहिए कि मैं मेरे विश्वासियों से किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। अगर जो जवाब मुझे मिलेगा वो होगा मेरा विषय वस्तु। उदाहरण के लिए, अगर मैं प्रेम के बारे में बात कर रहा हूं तो वो है मेरा विषय वस्तु। अगर मैं प्रेम के बारे में क्या बात कर रहा हूं, वो है मेरा मुख्य विषय। सो हमारे विषय वस्तु क्या है कि किस विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो है मेरा विषय। और मुख्य विषय क्या है, उस विषय के संबंध में क्या कह रहा हूं, वो है मुख्य विषय। उस विषय के संबंध में क्या कह रहा है। जिस रीति से हमने पाठ के विषय वस्तु और मुख्य विषय को पहचाना है, उसी रीति से यहाँ पर हमें अपने संदेश का विषय वस्तु और मुख्य विषय को हमें पहचानना है। और इन दोनों को मिलाते हुए हमारे पाठ का विषय वस्तु को और मुख्य विषय को पहचान, दोनों मिला के हमारे संदेश का केंद्रीय प्रस्ताव बन जाएगा। और उसके लिए जरूरी है कि आपका उद्देश्य को आपको सामने रखना है, क्योंकि चौथे कदम में हमने उद्देश्य को देखा, हमारा संदेश का उद्देश्य को बनाना जरूरी है। उस उद्देश्य के माध्यम से ही आप अपना संदेश का केंद्रीय प्रस्ताव को आप बना पाओगे। अभी हम जरा एक उदाहरण के जरिए इसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जिस पार्ट को हम पिछले दिन में सीखते आ रहे हैं उसी पार्ट का केंद्रीय प्रस्ताव को हम पहले समझने का कोशिश करेंगे, तब हमें थोड़ा ज्यादा जानकारी मिल जाएगा। इज़रा उसके 7वें अध्याय का 10वें पद को बीते दिनों से सीखते आ रहे हैं। देखिएगा आपके सामने स्लाइड में ये दिया है, इज़रा के हमने जो पाठ का केंद्रीय प्रस्ताव को हमने कैसे पहचाना था। इज़रा उसके 7 के 10 का केंद्रीय प्रस्ताव को हमने देखा। परमेश्वर की कृपा दृष्टि इज़रा के ऊपर रही, क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अध्ययन करने और उसके अनुसार चलने को और इस्राएल में उसे सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। ये है पाठ का, यानी लेखक के द्वारा लिखा हुआ उस पाठ में पहले से मौजूदा केंद्रीय प्रस्ताव। अभी उसके बाद हमने उसको एक उद्देश्य पहचान लिया, यानी उद्देश्य को हमने देखा कि अगर मैं आज प्रचार करूंगा तो मेरे विश्वासी को किस उद्देश्य के साथ इसमें से मैं प्रचार करूंगा, मेरे विश्वासी के किस प्रकार के आत्मीय बढ़ोतरी के लिए मैं इसको प्रचार करूंगा। तो मैंने वहां पर उद्देश्य को यह बनाया था कि परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वासियों का समर्पण को बढ़ाने का प्रोत्साहन देना। इस उद्देश्य को मन में रखते हुए मैं प्रचार करूंगा कि परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वासियों का समर्पण को बढ़ाने का प्रोत्साहन देना है। ये है इस पाठ से प्रचार करने से मेरा उद्देश्य है विश्वासियों को प्रोत्साहित करना कि प्रभु के वचन के प्रति उनका समर्पण बढ़ जाए। तो इस उद्देश्य के साथ अभी इस उद्देश्य और सीपीटी यानी पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव को दोनों को सामने रखते हुए मैं अपना संदेश का प्रस्ताव को मैं अभी बना रहा हूं। देखिएगा हमारे पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव और संदेश का
केंद्रीय प्रस्ताव, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। देखिएगा हमारा, उसके लिए सबसे पहले मैंने ये देखा मेरा विषय वस्तु क्या है, किस विषय के बारे में मैं प्रचार करूं या संदेश कर रहा हूं, संदेश दे रहा हूं। तो मेरा विषय वस्तु ये है, परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होने के लिए विश्वासी को क्या करना है। परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होने के लिए विश्वासी को क्या करना है। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो जिस उद्देश्य को मैंने यहाँ लिखा, संदेश का उद्देश्य को मैंने जो पहचाना या मैंने बनाया, उस उद्देश्य को हल्का से बदल के मैंने उस पर एक सवाल के रूप में यहाँ डाला। मेरे संदेश का उद्देश्य को मैंने पहले से जो मैंने बताया, उस उद्देश्य को हल्का से बदल के एक सवाल के रूप में यहाँ डाल दिया, तब मेरे विषय वस्तु बन गया। ये है, तो विषय वस्तु ये है, परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होने के लिए विश्वासी को क्या करना है। ये सवाल के रूप में मैंने लिखा। उसके बाद फिर से मैंने उसको सवाल के रूप से हटा से एक सेंटेंस के रूप में मैंने अपने विषय वस्तु को लिखा। वो है, परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होने के लिए विश्वासी को। उसके बाद मैंने उसमें मुख्य विषय को लिखा। मुख्य विषय क्या है? परमेश्वर के वचन को सीखने में मन लगाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में मन लगाना है, परमेश्वर के वचन दूसरों को सिखाने में मन लगाना है। देखिएगा, अभी आप पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव और संदेश के केंद्रीय प्रस्ताव दोनों को जरा तुलना करके देखिएगा। पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव था परमेश्वर की कृपा दृष्टि एजरा के ऊपर ही, क्योंकि एजरा ने, देखिएगा वहां पर एजरा का नाम आ रहा है, एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अध्ययन करने और उसके अनुसार चलने, इस्राएल में उसे सिखाने के लिए अपना मन लगाया। यहाँ पर एजरा की बात कर रहे हैं। अभी हम यहाँ के अभी के विश्वासियों के लिए क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के अभी के विश्वासी को क्या करना है? एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन को सिखाने में मन लगाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में मन लगाना है और परमेश्वर के वचन को दूसरों को सिखाने में मन लगाना है। ये है हमारा संदेश का केंद्रीय प्रस्ताव। अभी आप जब इस दोनों को तुलना करेंगे तब आपको पता चलेगा इसमें से ज्यादा कुछ नहीं बदला, बस हमने इसके बीच में हमारा उद्देश्य को लाया, हमारे विश्वासियों को सामने रखते हुए, उनका जरूरत को मन में रखते हुए एक उद्देश्य को लाया और उद्देश्य के हिसाब से हल्का सा यहाँ पर बदलाव लाया है। इतना ही यहाँ पर फर्क लाया है। हम जाएंगे अगला जो पाठ हम जो सीख रहे थे, एफेसियों पहला अध्याय का 15वां पद से लेकर नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड, वहां पर एफेसियों 1 के 15वां अध्याय के पहले अध्याय का 15वां पद से लेकर 23वां पद तक जो पाठ पहले से हम अध्ययन करते आ रहे, वहां पर उसका पाठ का केंद्रीय प्रस्ताव को दिया गया है। एफेसुस के विश्वासियों के विश्वास और प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और उनके आत्मीय परिज्ञान के लिए प्रार्थना, ताकि परमेश्वर को गहराई से जाने और उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। यह है इस पाठ का केंद्रीय प्रस्ताव। और यहाँ पर मैंने कल ये भी देखा था कि संदेश के लिए एक उद्देश्य बनाना है। इस पाठ को मन में रखते हुए अभी मुझे विश्वासियों का परिस्थिति को जानते हुए एक उद्देश्य को मुझे बनाना, तो मैंने उद्देश्य बनाया विश्वासियों को अपने आत्मिक परिज्ञान या बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करने का आह्वान देना। ये था मेरा उद्देश्य। इस पाठ से प्रचार करने से मेरा मन में ये उद्देश्य होगा, इस प्रचार के द्वारा विश्वासियों के जीवन में ये सारे फायदा होना चाहिए। अभी केंद्रीय प्रस्ताव को, पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव को और इस उद्देश्य को दोनों को सामने मिलाकर रखते हुए मैंने अपना संदेश का केंद्रीय प्रस्ताव को बना रहा हूं। तो केंद्रीय प्रस्ताव में सबसे पहले विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है? विश्वासी के आत्मीय परिज्ञान के लिए क्या या कैसे प्रार्थना करना है। विश्वासी के आत्मीय परिज्ञान या आत्मीय परिज्ञान के लिए कैसे या क्या प्रार्थना करना है उसको, यानी मैंने जो उद्देश्य पहले से बनाया है उस उद्देश्य को एक सवाल के रूप में बदला। उसके बाद मैंने उसको फिर से एक स्टेटमेंट के रूप में लिखा, विश्वासी के आत्मीय परिज्ञान के लिए प्रार्थना करना है कि उसके बाद उसका मुख्य विषय परमेश्वर को गहराई से जाने और आत्मीय सत्यों को समझने के लिए मन की आंखें ज्योतिर्मय हो।
देखिएगा यहाँ पर पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव से फिर से यहाँ ज्यादा अंतर तो नहीं आया है, बस बीच में उद्देश्य को बीच में यहाँ पर मिला दिया, उसके द्वारा हल्का सा यहाँ पर डिफरेंस लाया। उतना ही फर्क यहाँ पर हमारे पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव और संदेश के केंद्रीय प्रस्ताव में आते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, पाठ के केंद्रीय प्रस्ताव में उस समय के विश्वासियों का नजर में रखते हुए उनके जरूरत के हिसाब से वहां पर बताया गया है, और संदेश के केंद्रीय प्रस्ताव में अभी के विश्वासियों का जरूरत के हिसाब से उस केंद्रीय प्रस्ताव को बताया जाता है। बस उतना ही अंदर आता है, उसके लिए इन दोनों के बीच में हमारा उद्देश्य को हम लाते हैं, क्योंकि हमेशा उद्देश्य को सामने रखते हुए इस उद्देश्य के साथ हम संदेश दे रहा है, उस उद्देश्य के हिसाब से हमारा केंद्रीय प्रस्ताव बदल जाते हैं। तो हम इस विधि से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हम अगला चरण में आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, वहां पर हमारा संदेश बनाने का छठवां द सिक्स्थ स्टेप या छठवां चरण में हम आएंगे। अभी यहाँ पर छठवां चरण में हमें ये बनाना है संदेश का सारांशना या हमारे संदेश का आउटलाइन, रूपरेखा हमें यहाँ पर बनाना है। हमने हमारे दूसरे कदम में ये देखा कि पाठ का सारांशना या पाठ का रूपरेखा, वहां पर मैंने आपको बताया था कि वहां पर हम एक रूपरेखा या सारांशना को नहीं बना रहा है, लेखक के द्वारा पहले से एक सारांशना पाठ के अंदर है, उसको बस हम यहाँ पर पहचान रहा है। लेकिन जब हम इस संदेश के सारांशने में आएगा, यहाँ पर हमें खुद को बनाना होगा, हमारे संदेश के केंद्रीय प्रस्ताव के साथ उसके साथ मिलाते हुए यहाँ पर हमें अपना संदेश का सारांशना बनाना है। ध्यान में रखिएगा, पाठ के सारांशना और संदेश का सारांशना दोनों एक नहीं है, दोनों मिलता जुलता है, लेकिन एकदम वैसा कि वैसा नहीं होगा। इसलिए आपको पाठ के सारांशना से आपको अपने संदेश के लिए आपको अलग से सारांशना या आउटलाइन बनाना होगा। अभी हमारे जो आउटलाइन में एक संदेश के आउटलाइन में या संदेश के सारांशना में तीन बात मेनली होती है। तीन बात संदेश की सारांशना में मेनली तीन बात होती है। वो सबसे पहला है परिचय या इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, शायद उसको मैंने हिंदी में तन लिखा है क्योंकि इंग्लिश में उसको बॉडी कहते हैं, इसलिए उसको हिंदी में मैंने तन लिखा, परिचय, तन और आखिरी में कंक्लूजन या निष्कर्ष। तो एक संदेश में ये तीन भाग होना चाहिए। जब आप एक संदेश देता है, आपके संदेश में ये तीन भाग होना चाहिए। उसको एक परिचय होना चाहिए, उसके एक तन या बॉडी होना चाहिए, उसके एक निष्कर्ष होना चाहिए। हम देखेंगे परिचय में क्या होता है। परिचय में विशेषकर हम तीन बातों को हम बताते हैं। जब हम संदेश का परिचय देता है, उसमें तीन बातें बताते हैं। सबसे पहले आप श्रोताओं का वक्ता अपना परिचय देता है। सबसे पहले जो संदेश देने वाले, जब आप प्रचार करते समय सबसे पहले आप, विशेषकर अगर मान लो आप एक नए कलीसिया में जा रहा है, आपके जिन विश्वासियों के सामने आप प्रचार कर रहा है, संदेश दे रहा है, अगर उनके सामने आप नया चेहरा है तो आप सबसे पहले अपना परिचय देंगे। उसके बाद या परिचय के साथ आप जो भी बताओगे आप बता सकते हैं। उसके बाद आप श्रोताओं के सामने विषय का परिचय कराएंगे, यानी जिस विषय के बारे में आपके संदेश किस विषय पर आधारित है, या आपके संदेश का एक परिचय आप अपने सामने वाले विश्वासियों को आप देंगे। उसके बाद आप पाठ का परिचय देता है, यानी पाठ का परिचय मतलब जिस पाठ से आपने अपने संदेश के लिए चुना है, उस पाठ से आप उस पाठ का कहाँ से निकला, कौन से किताब से है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और उसका बैकग्राउंड, उसके पृष्ठभूमि की कुछ बातों को, यानी आपके पाठ के जिस पाठ को आपने संदेश के लिए चुना है उसका एक इंट्रोडक्शन, उसका एक परिचय देना है। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, उसके बाद आप आपका विषय संदेश का एक परिचय देंगे, उसके बाद आपने चुना हुआ पाठ का एक विषय देंगे। ये है आपका परिचय या इंट्रोडक्शन में मेनली आते हैं। उसके बाद हम जाएंगे तन या बॉडी, यानी आपके मेन संदेश के ऊपर। मेन संदेश में आपको क्या क्या होना चाहिए।
मेन संदेश को भी आपको एक रूपरेखा रहती है। जैसे आपका पाठ में हमने पाठ का एक रूपरेखा बनाया, वैसे हमारे मेन संदेश को भी एक रूपरेखा रहती है। अगर आप इस रीति से एक रूपरेखा बनाने से आपके लिए काफी मदद मिलेगी, क्योंकि आप एक तो आपको अपने संदेश को एक क्रम अनुसार बताने में सिस्टमैटिक रूप से बिना पॉइंट को बिना कुछ भूल न जाते हुए आपको एक क्रम अनुसार सिस्टमैटिक रूप से अपना संदेश बनाने में आपको काफी मदद मिलेगी, अगर आप एक आउटलाइन को बनाने से। साथ साथ आपके पास एक आउटलाइन है, संदेश के लिए आपने एक रूपरेखा बनाया है, तो आपको उस संदेश को प्रस्तुत करने में और साथ-साथ सुनने वाले विश्वासियों को भी एक मदद मिलेगी। आपको भी एक मदद होगा, आपको इसको सही से प्रस्तुत करने में आपको एक मदद मिलेगा, साथ-साथ सुनने सुनने वाले भाई विश्वासियों को भी उसको समझने में उनको आसान होगा, अगर आपके पास सिस्टमैटिक रूप से आपने एक आउटलाइन को बनाया है तो। इसलिए ज़रूरी है हमारा संदेश को एक ढांचा में, एक आउटलाइन में डालना बहुत ही ज़रूरी है। और आप जो आउटलाइन बनाते हैं या आपकी जो रूपरेखा आप बनाते हैं आपके संदेश के लिए, भले आपके पाठ के संरचना के साथ एकदम वैसा के वैसा नहीं होगा, फिर भी उससे जुड़ा हुआ होगा, उसका समान होगा, एकदम एक जैसा नहीं होगा, लेकिन उसमें दोनों में काफ़ी समानता होगा, क्योंकि आप उसी पाठ से आप अपना संदेश का संरचना बना रहा है, इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं होगा दोनों, लेकिन दोनों एकदम एक जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी मिलते-जुलते होगा। मान लो आपके पाठ में हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएँगे, नेक्स्ट स्लाइड। मान लो आपके पाठ को जब आपने संरचना पहचान लिया, पाठ के आउटलाइन को आपने पहचान लिया, अगर आपके आउटलाइन में आपके पाठ के संरचना में अगर 3 मुख्य बिंदु हैं, तो आपके संदेश के आउटलाइन में भी, संरचना में भी 3 बिंदु होगा। अगर आपके पाठ में या 4 मुख्य बिंदु हैं, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए नेक्स्ट स्लाइड। या अगर आपके पाठ में 4 बिंदु है, मुख्य बिंदु है, तो आपके संदेश में भी 4 बिंदु होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पाठ जैसे आगे बढ़ता है, वैसा ही होगा आपका संदेश का संरचना, उसका आउटलाइन भी। और जब आपके आउटलाइन को आप बनाते हैं, आपको इन बातों को आप ज़रा ध्यान रखना है, 4 बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, एकता होनी चाहिए, यानी आपके आउटलाइन का एक-एक बिंदु को उस पूरे संदेश के साथ एक एकता होनी चाहिए, यानी आपके पूरे संदेश का एक थीम रहता है, या आपके जो संदेश का जो केंद्रीय प्रस्ताव होता है, उसके साथ एकता होना चाहिए। आप जो आपके संदेश में आप जो आउटलाइन बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, उसके रूपरेखा का एक-एक बिंदु में आपके संदेश के मुख्य विषय के साथ या उसके केंद्रीय प्रस्ताव के साथ एकता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके संदेश का केंद्रीय प्रस्ताव एक है, लेकिन आपने जो बिंदु बनाए उसके साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ एकता बनाने वाला पॉइंट ही आपको बनाना चाहिए। और दूसरा उसका क्रम, यानी संदेश का हर एक हिस्सा बाकी संदेश से कैसे संबंधित है। यानी आपके एक-एक पॉइंट जो बनाते हैं, आपके रूपरेखा में, आपके संरचना में जो एक-एक बिंदु आप बनाते हैं, उसके आगे-पीछे आने वाले बिंदु के साथ वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। मान लो आपके संदेश में 3 पॉइंट हैं, 3 बिंदु हैं, तो जो दूसरा बिंदु जो है, पहला बिंदु से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए और तीसरा बिंदु से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। वैसे आपका पहला बिंदु दूसरा बिंदु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके जो क्रम में एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, वो आनुपातिक होना चाहिए। आनुपातिक मतलब आपके 3 आपके संरचना में, आपके संदेश के संरचना में आपको 3 मुख्य बिंदु हैं। तो आपको 3 मुख्य बिंदु को आप बराबर बाँटना है। मान लो आपके पास 30 मिनट का संदेश आप दे रहा हैं। अगर आप 30 मिनट के संदेश दे रहा है, तो आपको पहले
मान लो आपने आपका इंट्रोडक्शन और आपके परिचय और आपके निष्कर्ष के लिए आप 5 मिनट हटा कर रख दिया। अभी आपके संदेश देने के लिए आपके पास 25 मिनट है, तो इस 25 मिनट को आपको इक्वली डिवाइड करना है। उदाहरण के लिए पहला पॉइंट को भी 8 मिनट, तीसरे को लिए भी दूसरे के लिए 8 मिनट और तीसरा 8 मिनट। उस रीति से इक्वली आपको उसके साइज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले आपने जो पॉइंट बोला, पहले आपके जो संदेश के आप पूरे 20 मिनट में पहला पॉइंट को आपने बता दिया। उसके बाद आपके पास मुश्किल से 10 मिनट है, इस 10 मिनट में बाकी दोनों पॉइंट को आपको बनाना है। यानी वहां पर आप उसको आनुपातिक रूप से आप डिवाइड नहीं कर रहा है। यानी आपके पास जितना समय है, उस समय को आप सामने देखते हुए अगर 3 पॉइंट है या 2 पॉइंट है, उसको आपको एक ही बराबर समय देते हुए आपको उसको डिवाइड करना जरूरी है। और चौथा बात आपको ध्यान रखना है उसकी प्रकृति, यानी जिस रीति से एक एक पॉइंट आपके संदेश के और बढ़ते जा रहा है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। यानी आपका संदेश का एक मुख्य विषय है, उसको ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट को आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो इतने बातें आपको यहाँ पर ध्यान देना है आपके संदेश के संरचना या आउटलाइन में। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि आपके संदेश में जब आप देते समय, आपके संदेश में आपको जरूरत के हिसाब से आपको दृष्टांतों को इस्तेमाल करना है, ताकि दृष्टांत मतलब जैसे इलस्ट्रेशन, आप एक एक पॉइंट आपने बताया, उसको थोड़ा ज्यादा समझाने के लिए बीच में छोटा एक दो उदाहरणों को, दृष्टांतों को बताने से वो पॉइंट आप थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप बता पाओगे। जरूरत के हिसाब से आप बताते जाना। उसके बाद आपके जो संदेश में एक एक पॉइंट के साथ उसमें से विश्वासियों को लागू करने के लिए क्या है, प्रायोगिक बातें क्या है, उसको भी आपको साथ में बताते जाना है। हम जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, उसको मैं कल की क्लास में वाक्य बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे जल्दी से। यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण को मैं देना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक उदाहरण के रूप में जो पार्ट को हम पहले से अध्ययन करते आ रहा है उसका एक आउटलाइन में यहाँ पर बनाया हूं। पहले आपके सामने जो आउटलाइन दिख रहा है पार्ट की संरचना है। पहले से जो हमने देखा था इज़रा 7:10 में पार्ट में पहले से मौजूदा एक आउटलाइन है, एक संरचना है। वो है, सबसे पहले आप ऊपर देखते हैं कि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था के अर्थ बूझ लेने को अपना मन लगाया। ध्यान रखिएगा, ये संदेश का संरचना नहीं है, वो पाठ का संरचना है। और दूसरा, इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था के अनुसार चलने को अपना मन लगाया। और तीसरा, इज़रा ने इस्राएल में परमेश्वर की विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। और उसके बाद उसके सब पॉइंट को भी आप देखते हो वहां पर, इस्राएल में परमेश्वर की विधि को सिखाने के लिए अपना मन लगाया, इस्राएल में परमेश्वर के नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। उसके बाद शायद आपके स्लाइड में नहीं दिख रहे, उसके नीचे मैंने संदेश का सारांशना भी मैंने डाला। मैं आपके यहाँ से पढ़ूंगा, शायद आपके स्लाइड में वहां पर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। ध्यान से आप सुनिएगा। संदेश का सारांशना, इसी पाठ से संदेश का सारांशना क्या होगा। संदेश का सारांशना है, सबसे पहला बिंदु यह है, एक मसीह विश्वासी परमेश्वर के वचन को सीखने में मन लगाना है। आप ध्यान में देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने इस पाठ का सारांशना ऐसा है, इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने को अपना मन लगाया। ये पाठ का सारांशना पहला। आप अभी सुनिएगा, संदेश का पहला सारांशना का पहला पॉइंट क्या है, एक मसीह विश्वासी को परमेश्वर के वचन सीखने में मन लगाना है। यह है हमारा संदेश का पहला आउटलाइन, पहला बिंदु। अभी हम देखेंगे संदेश का दूसरा बिंदु क्या है, एक मसीह विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में मन लगाना है। देखिएगा आपके सामने स्लाइड में ये पाठ की सारांशना का दूसरा पॉइंट क्या है, इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था के अनुसार चलने को अपना मन लगाया। लेकिन हमारा संदेश का दूसरा पॉइंट क्या है, एक मसीह विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने को अपना मन लगाना है। अभी हम जाएंगे
तीसरे बिंदु में, इसी पाठ से संदेश का तीसरा बिंदु, एक मसीह विश्वासी परमेश्वर के वचन दूसरों को सिखाने में मन लगाना है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पाठ में उसका तीसरा पॉइंट क्या था। एजरा ने इस्राएल में परमेश्वर की विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। देखिएगा पाठ की संरचना में हर जगह एजरा का नाम आ रहा है, लेकिन हमारा संदेश के संरचना में एजरा का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि पाठ में वो एजरा के बारे में बता रहा है। लेकिन जब हम संदेश की ओर आएंगे, एजरा के बारे में नहीं, अभी हम विश्वासियों को क्या करना है, या जिस विश्वासी से मैं बात कर रहा हूं उस विश्वासी को क्या करना है। इसलिए उन विश्वासियों को सामने रखते हुए, उद्देश्य को भी सामने रखते हुए मैंने संरचना बनाया। इसलिए अभी हमारे संदेश के संरचना में एजरा की बात नहीं आएगा, परंतु विश्वासियों के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए मैंने लिखा एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन को सीखने में मन लगाना, एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में मन लगाना, एक मसीह विश्वासी परमेश्वर के वचन दूसरों को सिखाने में मन लगाना। और तीसरे यहाँ पर पाठ में तीसरा पॉइंट का 2 सब पॉइंट आए थे मैंने यहाँ पर, लेकिन संदेश में वो सब पॉइंट को नहीं बनाया, क्योंकि दोनों को एक ही रूप में मैंने देते हुए सब पॉइंट नहीं लिया है। तो इस रीति से अगले क्लास में भी एक और उदाहरण को मैं आपको दिखाऊंगा किस रीति से हम रूपरेखा या सारांशना, संदेश के सारांशना बना सकता है। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, आपको जो होमवर्क दिया गया है उत्पत्ति उसके 39 अध्याय से आपको इस विधि से सारांशना भी बनाना है, उसका संदेश का केंद्रीय प्रस्ताव बनाना है, और आपको सोमवार तक आप उसको कंप्लीट करके आपको सोमवार को उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप रविवार को शाम तक अपने मेंटर के पास उसको आप भेज देंगे। और एक बात ध्यान रखना, कल के दिन हमें क्लास होगी। अभी तक हम शनिवार के दिन हम क्लास नहीं लेते थे, लेकिन हमारे इस पाठ को, इस विषय को हम समाप्त करने के लिए, हम कंप्लीट करने के लिए हमें एक और क्लास का जरूरत है। इसलिए कल शनिवार का दिन इसी समय में हम क्लास होंगे और उस क्लास के साथ हमारे इस विषय को हम समाप्त करेंगे। उसके बाद सॉरी मैंने आपको भी बताया मंडे को नहीं होगा, आपके जो प्रैक्टिकल होगा आपको ट्यूसडे को होगा, मंगलवार को होगा। इसलिए आपको सोमवार को शाम तक अपने होमवर्क को कंप्लीट करके आप अपने मेंटर के पास आप भेज दीजिएगा। सोमवार को शाम तक आप उसको कंप्लीट करके भेज दीजिएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कल का दिन हमें क्लास होंगे सुबह के वक्त 7 से 7:30 बजे के समय तक हमें कल क्लास होंगे। तो परमेश्वर आप सबों को मदद करे। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने एक और दिन हमारा जीवन में दिया, आपके चरणों पर आकर आपके वचन को हम अध्ययन कर सके। इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसे हम सीखते हैं उस रीति से आपके वचन को सही से समझने में, उसको ग्रहण करने में हर एक व्यक्ति को प्रभु आप आशीष और अनुग्रह देना, और हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे आज की हर एक बात में प्रभु आपके अगुवाई हो। सारी बातों के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।